नीतू बाथरूम से नहाकर निकली तो लाइट बंद करना भूल गई। वह पूजा कर रही थी। तभी उसकी सास कमला जी ने बरबराना शुरू किया कि बत्ती ऐसे जलाकर छोड़ देती है जैसे बिजली मुफ्त में आती है। बिल भरने तो पता चले। नीतू मायूस होकर सुनती रही। पूजा करते हुए उसकी आंखें भर आई। नीतू की शादी को 3 साल हुए थे। 2 साल तक सब ठीक चला। फिर अचानक उसके पति अक्षय की नौकरी छूट गई। दोनों बेहद परेशान थे। नीतू का बेटा अभी 6 महीने का था। अक्षय के बहुत कोशिशों के बाद भी जब नई नौकरी नहीं मिली तो उसने अपने मुकेश जी से बात करके घर लौटने का निर्णय लिया। मुकेश जी ने अपने पुत्र को ढाढ़स बंधाया कि तुम यहाँ आ जाओ और दूसरी नौकरी की तलाश करो। परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। उनके मन में कहीं ना कहीं यह डर था कि अक्षय कहीं अपसाद में घर घिर न जाए, इसलिए वे यथासंभव सहयोग कर रहे थे। बेटे और बहू को नीतू अपने ससुर का बहुत सम्मान करती थी। वे स्वभाव से हस्तमुख थी और अंदर अपनी बात किसी से नहीं कह पाती थी। बड़ों को पलट कर जवाब देना उसके संस्कार में नहीं था। कमला जी नीतू को सुनाती कि जब उसकी शादी हुई तो उनके आने के बाद मुकेश जी की तरक्की होती गई, पर कोई बहू ऐसी आती है कि पति का काम काज चौपट हो जाता है। नीतू को यह बातें बाण की तरह सीधे हृदय वेधी करती। वे तो पहले ही परेशान थी और कमला जी समय समय पर सुई चुभाती रहती। आर्थिक परेशानी के कारण मुकेश जी ही बेटे और बहू का खर्च उठाते थे और कमला जी एहसान की परतें चढ़ाती जाती। नीतू का आत्मसम्मान कुचलता रहता। जब नीतू कहीं बाहर जाने को निकलती तो कमला जी 2-4 सामान लाने को कहकर बोलती, अरे तुम्हारे पास पैसे तो होंगे नहीं, चलो मैं देती हूँ। वैसे भी अब तो दोगुना खर्च हो गया है, पता नहीं कैसे चलेगा। नीतू के आत्मसम्मान को फिर से झकझोर दिया था। कमला जी ने वहाँ से चली गई। मुकेश जी अपनी बहू की व्यथा उसके चेहरे पर पढ़कर अपनी पत्नी से बोले, क्यों हर बात का एहसान जताती हो बहू से? वह इस घर के सदस्य हैं तो फिर क्यों उसके स्वाभिमान पर चोट करती हो? इस समय हमारे बच्चों का कठिन समय है, उनको हमारी ज़रूरत है। हम मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? भगवान की कृपा से हमारे पास सब कुछ है, किसी बात की कोई कमी नहीं है। फिर भी तुम उनका मनोबल बढ़ाने के बजाय तोड़ रही हो। कमला जी के पति के मिजाज को देखकर चुप रह गई, पर वह सुधरने वाली कहाँ थी। अगर कभी खाना बच जाता तो वह बोलती, मुफ्त का सामान है, बर्बाद करते रहो। अपनी रकम लगती तो पता चलता। ऐसे ही कटु वचन प्रतिदिन नीतू को सुनते पड़ते थे। कभी कभी कमला जी तो अक्षय को भी सुना देती थी। बहुत अधिक मानसिक वेदना से गुजर रही थी नीतू। एक तो पति को दिन भर तनाव में देखती, दूसरी तरफ सासू माँ उसके आत्मसम्मान को तार तार करने से कभी नहीं चूकती। छोटे बच्चे की वजह से वह नौकरी भी नहीं कर पा रही थी। आए दिन कमला जी नीतू के सम्मान और अपनी तारीफों के पुल बांधती रहती। मैं जब ब्याह करके आई थी तो इस घर में कुछ भी नहीं था। मेरे कदम बहुत ही शुभ थे इस घर के लिए। मेरे घर में कदम रखते ही इस घर का नक्शा बदल गया। लेकिन तुम्हारे कदम शायद अक्षय के लिए शुभ नहीं है, तभी तो उसके साथ साथ सब लोग परेशान हैं। नीतू को समझ में नहीं आ रहा था कि इन सब में
उसकी क्या गलती है? इतना तिरस्कार करने के बाद कमला जी ने अपनी बेटी के किस्मत का बखान करना शुरू कर दिया। रीचा भी अपने पति के लिए बहुत भाग्यशाली। रीचा से शादी के बाद दामाद जी का व्यापार व्यापार दिन दुगुना रात चौगुना बढ़ता ही जा रहा है। नीतू अपनी तरफ किया गया इशारा समझ गई और अपने घायल हुए आत्मसम्मान को आंसुओं का मरहम लगाने के लिए अपने कमरे में चली गई। यही सब सुनते हुए और रोते हुए करीब 8 महीने का वक्त बीत गया। 8 महीने के बाद अक्षय की नौकरी मुंबई में लगी। मुकेश जी ने बोला, पहले वहाँ जाकर अपने रहने की व्यवस्था कर लो, फिर नीतू और बच्चे को लेकर जाना। अगले ही दिन अक्षय मुंबई के लिए निकल गया और 4-5 दिन के बाद फ़ोन करके बोला, मैंने सारा इंतज़ाम कर लिया है और 1 हफ्ते में तुम्हें लेने के लिए आ रहा हूँ। इसी बीच अचानक एक दिन रीचा अपनी बेटी के साथ अपने मायके आई। अपनी बेटी और नतनी को आया देख कमला जी खुशी से फूले नहीं समाई, पर अगले ही पल रीचा के चेहरे की उदासी उन्होंने पढ़ ली और पता चला कि दामाद जी को व्यापार में बहुत ज़्यादा घाटा हो गया है और काफ़ी ज़्यादा कर्ज दामाद जी के ऊपर चढ़ गया है। 5 शोरूम में से 3 शोरूम दामाद जी के बिक चुके हैं और बस 2 शोरूम बचे हैं जो कि घाटे में चल रहे हैं। यह सब सुनकर कमला जी और मुकेश जी के ऊपर तो मानो वज्रपात हो गया। एक औलाद के दुख से अभी उबरे भी नहीं थे कि दूसरी औलाद का दुख सामने आ गया। रीचा ने कमला जी को बताया कि उसकी सास उसे बहुत ज़्यादा ताने देती है, कोई मदद करती है तो बस एहसान गिनवाती रहती है। मेरे आत्मसम्मान को पूरा तार तार करके रख दिया है। रीचा की बातें सुनकर कमला जी के विचार एक बदल गए और वह बोलने लगी, तुम्हारी सास को अक्ल नहीं है क्या? ऐसे समय में बेटे बहू को भावनात्मक सबल की ज़रूरत होती है और वे तुम्हें ताने मार रही हैं। उन्हें तुम दोनों के साथ खड़ा होना चाहिए था। कमला जी के बातें सुनकर नीतू से रहा नहीं गया और वह बोल पड़ी, मम्मी की बेटी का दुख देखकर एकाएक आपके अंदर इतनी समझदारी कहाँ से आ गई? कल तक जब मैं इस परिस्थिति में थी तब तो आप नहीं सोचा कि मुझे और आपके बेटे को आपके भावनात्मक सबल की ज़रूरत है, ना कि आपके तानों की। दूसरे के आगे हाथ फैलाना कितना पीड़ादायक होता है। 8 महीने में इस दुख को झेला है, इसलिए मैं रीचा दीदी के दर्द को अच्छे से समझ सकती हूँ, लेकिन मेरा आत्मसम्मान तो आज तक आपके तानों से लहूलुहान होकर पड़ा हुआ है। उसे तो आप कभी भी नहीं देख पाई। क्या आत्मसम्मान का आकलन रिश्ते देखकर किया जाता है? बेटी का आत्मसम्मान आत्मसम्मान होता है और बहू का आत्मसम्मान नगण्य होता है। नीतू ने अपने ननद रीचा से कहा, दीदी आप परेशान मत हो, आपका दुख मुझे अधिक कोई नहीं समझ सकता, लेकिन जैसे मैंने इस कठिन समय को पार कर लिया है, जल्दी आपका भी यह कठिन समय निकल जाएगा। हम सब मिलकर इस कठिन समय में आपके साथ रहेंगे। मुकेश जी ने कमला जी से बोला, कमला जी एक बात अच्छे से समझ लीजिए, मनुष्य नहीं बल्कि समय बलवान होता है और समय कब पलट जाए कोई नहीं जानता। आज रीचा का दुख देखकर आपका दिल रो रहा है और वही दुख जब अपनी बहू को दिया तो आपका कलेजा नहीं कांपा। फिर आप में और रीचा की सास में क्या फ़र्क रह गया? आपने जो टीस नीतू और अक्षय के दिल को लगाई है वह
उनके दिल में तमाम उम्र रहेगी और इसलिए आप खुद जिम्मेवार हैं। कमला जी आत्मग्लानि से भर उठी। उन्हें ऐसा लगा कि बहू के साथ उनकी करनी की भरपाई अब उनकी बेटी कर रही है। वो मन ही मन वह दृढ़ निश्चय कर रही थी कि अपनी बेटी की स्थिति संभालने की और बहू के मन में अपने लिए जगह बनाने। आशा करती हूँ दोस्तों ये कहानी आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए दोस्तों। बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। और नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।